अमेरिका के सपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, ब्रिटिश के इंटेलिजेंस एजेंसी सेक्शन 6 और सऊदी अरेबिया भी मुजाहिदीन के सपोर्ट के साथ आ गए। अब सवाल आता है, कौन थे ये मुजाहिदीन लोग? मुजाहिदीन लोग इस्लाम के बचाव के खातिर पहाड़ियों में रह के पत्थर और लकड़ियों के साथ लड़ने वाले एक मुस्लिम टीम थे। मगर जब अमेरिका ने उनको इतना पैसा और हथियार देकर उनकी मदद की तो उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक भी आ गए थे और बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के हथियार भी। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस लोगों का बहुत ही बड़ा मोटिव है कि तालिबान के क्रिएशन में अमेरिका का बहुत ही बड़ा रोल है। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि तालिबान के क्रिएशन में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका और रशिया मोस्ट पावरफुल कंट्री हो सकते हैं लेकिन मोस्ट वायलेंट कंट्री भी है। उनकी अपनी आइडियोलॉजी और अपने फायदे के लिए कोई भी देश में घुसते हैं और वहाँ बवाल पैदा करके आ जाते हैं, उसके अपने लोगों के दरमियान झगड़ा लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। एक तरफ सोवियत यूनियन यानी कि रशिया की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसकी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी। और क्या आप जानते हैं कि आइडियोलॉजी का और भी होता है जिसको कोल्ड वॉर बोल के जाना जाता है। कोल्ड वॉर का वॉर कुछ इस तरह होता है कि इस दुनिया में जिसकी भी आइडियोलॉजी ज्यादा देशों में चलती है उसको इस कोल्ड वॉर में जीत मिलती है और जिसकी भी आइडियोलॉजी इस दुनिया में कम चलती है उसको इस कोल्ड वॉर में हार मिलती है। ठीक इसी तरह 1970s में रशिया और अमेरिका के दरमियान आइडियोलॉजी का वॉर चल रहा था पूरी दुनिया भर में। अफगानिस्तान में कम्युनिज्म द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के नाम से दाखिल होता है, मगर कुछ अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के दरमियान ही इनविट में झगड़े होने की वजह से पीडीपीए यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान दो भागों में बांट जाते हैं, एक खल्क और दूसरा परचम। दोनों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर के इनविट में झगड़े होने की वजह से हाफिजुल्लाह अमीन में 1979 में नूर मोहम्मद तारकी को कत्ल करवा देता है। ऐसी बात नहीं है कि नूर मोहम्मद तारकी बहुत ही अच्छे और बहुत ही इनोसेंट आदमी थे, बल्कि नूर मोहम्मद तारकी ने भी अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा बवाल मचाए थे, जैसे कि इस्लामी आइडियोलॉजी को धुतकारना और ओपोनेंट्स लोगों को कत्ल कर देना, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के ही बहुत ही बड़ा पावरफुल आदमी हाफिजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तारकी को 1979 में पहले अरेस्ट किए और फिर बाद में उसको कत्ल कर दिए। इसी के दौरान अफगानिस्तान में और एक ग्रुप उभर के आया जिसका नाम है इस्लामिस्ट और अब रेवोल्यूशन चल रहे थे इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट के दरमियान। एट द सेम टाइम ईरान की भी हालत कुछ ऐसे ही थी कि इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट के इन बिटवीन झगड़े और रेवोल्यूशन चल रहे थे और बहुत ही बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ जिसका नाम है ईरानियन रेवोल्यूशन 1979। ईरान का एक राजा जिसका नाम था मोहम्मद रेजा, उन्होंने सत्ता के लालच में आकर उनके तमाम ओपोनेंट्स को मरवा दिया, मगर मोहम्मद रेजा ईरान के दूसरे कम्युनिस्ट लीडर के जैसे नहीं थे, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा सेकुलर थे। मगर इस्लामिस्ट लोगों को बहुत ही बुरा लगा जब वो तमाम ओपोनेंट्स को मार दिए। जैसे दोस्तों अगर मोदी के तमाम ओपोनेंट्स को हिंदुस्तान में मार दिए तो सब भड़क जाएंगे ना, ठीक उसी तरह ईरान में भी पूरे इस्लामिस्ट लोग भड़क गए और मोहम्मद रेजा के खिलाफ बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन चला, जिस रेवोल्यूशन में इस्लामिस्ट लोग आगे आ गए और इस्लामिस्ट लोगों का जीत हो गया। ईरान के इस्लामिस्ट लोगों के जीत से अफगानिस्तान के इस्लामिस्ट लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, जिसके वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा उभर के आगे बढ़ने लगे और बहुत ही ज़्यादा आंदोलन और प्रोटेस्ट करने लगे। इसके वजह से अभी के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हाफिजुल्लाह अमीन बहुत ही ज़्यादा डर गए और बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक काम करने लगे, जैसे कुरान के कॉपीज को फ्री में बंटवाना, मस्जिदें बनवाना और अपनी स्पीचेस में अल्लाह का नाम लेना। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इस्लामिस्ट लोगों को उन पर ट्रस्ट, उन पर यकीन नहीं था और ये सोच रहे थे कि वो फिर कम्युनिस्ट के लोगों के जैसे काम करने लगेंगे और इस्लामी कायदे कानून के खिलाफ चले जाएंगे और इस्लामिस्ट लोग अपने आंदोलन को जारी रखे। ठीक इसी वक्त दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन वाले अफगानिस्तान में दाखिल हो गए और हाफिजुल्लाह अमीन को मरवा दिया। और हाफिजुल्लाह अमीन को मरवाने की वजह यही थी कि इस्लामिस्ट लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके खिलाफ तो आप क्या कर रहे थे, आप क्यों कमजोर पड़ रहे थे। आप अगर कमजोर पड़ेंगे तो हमारी कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी बहुत ही कमजोर पड़ जाएगी और अमेरिका वाले आके डेमोक्रेसी यहाँ स्थापित कर देंगे। इसीलिए हाफिजुल्लाह अमीन को बहुत ही बुरी तरह मार दिया गया और अब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बाबरा करमल को बना दिया और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की जीत हो गई। और ये सब देखकर अमेरिका हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी यानी कि रशिया ने अमेरिकन आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी को वियतनाम और इथोपिया में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था, जिसके वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। और भी अमेरिका इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री की आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी को ह्यूमिलिएट करेंगे। अब अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट था कि अमेरिका एक ऐसे ग्रुप को अफगानिस्तान में तलाश करे जो कि बाबरा करमल के खिलाफ जा सके, उनके खिलाफ जंग कर सके और हमारी आइडियोलॉजी की जीत हो। और उनको मिल गए मुजाहिदीन। अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। और इस ऑपरेशन साइक्लोन के जरिए अमेरिका ने सीक्रेटली बहुत ज़्यादा हथियार मुजाहिदीन तक पहुंचा दिए, वो भी फ्री में, और $5 लाख से भी ज़्यादा पैसे यानी कि फाइनेंशियल एड मुजाहिदीन लोगों को दे दिए।
अब आप लोग बताएंगे कि टॉकेटिव डाटा ऐसे ही बहुत ज्यादा फेक रहा है। नहीं दोस्तों, मेरे पास प्रूफ है, मैं आप लोगों को प्रूफ दे देता हूँ। इस ऑपरेशन साइक्लोन के एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल जिसका नाम है रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने बाद में कन्फेस्ट किया कि उस वक्त के यूएसए प्रेसिडेंट रॉबर्ट कार्टर ने इस फाइनेंशियल एड को ऑथोराइज किया था, जो कि 5 लाख यूएसए डॉलर था और बहुत ही ज्यादा हथियार फ्री में सप्लाई कर दिए मुजाहिदीन लोगों तक। और जब अमेरिका में सत्ता बदला तो रोनाल्ड रीगर प्रेसिडेंट बने और रोनाल्ड रीगर ने भी सेम काम किया। मिल गया ना प्रूफ दोस्तों। अमेरिका के सपोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, ब्रिटिश के इंटेलिजेंस एजेंसी सेक्शन 6 और सऊदी अरेबिया भी मुजाहिदीन के सपोर्ट के साथ आ गए। अब सवाल आता है, कौन थे ये मुजाहिदीन लोग? मुजाहिदीन लोग इस्लाम के बचाव के खातिर पहाड़ियों में रह के पत्थर और लकड़ियों के साथ लड़ने वाले एक मुस्लिम टीम थे। मगर जब अमेरिका ने उनको इतना पैसा और हथियार देकर उनकी मदद की तो उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक भी आ गए थे और बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के हथियार भी। अब मुजाहिदीन लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर आ गया था। मुजाहिदीन लोग इधर उधर बहुत ज्यादा हमले चलाने लगे और अफगानिस्तान प्रेसिडेंट बाबरा करमल के बाद मोहम्मद नजीबुल्लाह प्रेसिडेंट बनते हैं। और मोहम्मद नजीबुल्लाह सोचे कि आखिर कब तक हम अमेरिका के प्रेशर में आकर पॉलिटिक्स करेंगे अफगानिस्तान में, या तो सोवियत यूनियन के प्रेशर में आकर पॉलिटिक्स करेंगे अफगानिस्तान में। दोस्तों, सोवियत यूनियन के प्रेशर का मतलब है उनके खुद की सपोर्ट कम्युनिज्म और अमेरिकन प्रेशर का मतलब है मुजाहिदीन, जिनको अमेरिका हथियार सप्लाई करते थे। और 1988 में मोहम्मद नजीबुल्लाह ने सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक अकॉर्ड साइन करवाता है, जिसमें अमेरिका की शर्त यह रहती है कि अमेरिका तब तक हथियार सप्लाई करना बंद नहीं करेगा जब तक सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से अपने आर्मी को ना हटाता है। दोस्तों, आई होप कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि तालिबान की क्रिएशन में अमेरिका का हाथ है। और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी जैसे अमेजिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों।